वो कहते हैं 50-50 एडिटर्स और टूल्स चलाते हो, 50-50 एडिटर्स और टूल्स चलाते हो, खुद भी टेंशन लेते हो और स्टोरेज पर भी लोड बढ़ाते हो। लेकिन जब एक नॉर्मल hello डॉट py फाइल लिखने में पूरा दिन लगाते हो, तब समझ आता है तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन की असली वजह कि क्यों तुम निराशा की चद्दर तान कर सो जाते हो। क्योंकि नोटपैड में सब कुछ प्लेन मिलता है, यहाँ सिंटेक्स हाईलाइट में कलर नहीं जलता है, कहाँ लिखा क्या सब गुम हो जाता है। तब कोडर अपना एडिटर अपग्रेड करवाता है और फिर दौर VS कोड का आता है, जहाँ टैब्स की बारिश होती है, स्निपेट्स और थीम से यहाँ कोडर्स की सारी विश पूरी होती है, कंट्रोल P से फाइल्स बुलाई जाती हैं और एक्सटेंशन से दुनिया सजाई जाती है। आईडी में तो पूरा मेला लगता है, कंसोल, कंपाइल, डीबग यहाँ सब मिलता है। अब इतना सब देख पूछे सीपीयू, और क्या लेगा भाई? तब कोडर मुस्कुराए और कहे, बस एक सॉलिड जीपीयू और कस्टमाइजेबल जीयूआई। राम राम जी। आशा करता हूँ आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में ग्रो कर रहे होंगे। ये वीडियो हमारी प्रोग्रामिंग बेसिक्स एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक सीरीज की दूसरी वीडियो है, जहाँ हम ये जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए हमें किन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिकली हमको किस प्रोजेक्ट के लिए किस टूल को यूज करना चाहिए और किस प्रोजेक्ट के लिए किस टूल को अवॉइड करना चाहिए, ये भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी, आईटी और बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, इनसाइट्स होंगी, वो सारी मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो का क्रक्स बता देता हूँ। इस वीडियो में हम टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, कोड एडिटर क्या होता है, आईडी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टूल ज़्यादा एप्लीकेबल होता है और किस प्रोजेक्ट के लिए कौन से टूल को अवॉइड करना चाहिए ताकि लॉन्ग रन में हमें कोई इशू ना आए, हम इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब जानते हैं कि जो भी मैंने आपको टूल्स बताए, टेक्स्ट एडिटर, कोड एडिटर और आईडी, ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और हम इन पे कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट एडिटर की। एक टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी टेक्स्ट को ऑन स्पॉट एडिट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इसके लिए एडिटर कोई आउटपुट फाइल नहीं बनाता, जो भी एडिट्स आप करते हो वो डायरेक्टली सामने फ्रंट एंड पे ही रेंडर हो जाते हैं ऑन स्पॉट। जैसे अगर अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, सपोज करो मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा हेलो, और उसके बाद मैं इसको हेडिंग सपोज करो करना चाहता हूँ, तो अगर मैं हेडिंग 1 पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक हेडिंग में चेंज हो जाएगा। बाय द वे मैं यहाँ पे अभी वन नोट यूज कर रहा हूँ, ये भी एक तरीके का टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर की एग्जांपल्स में नोट पैड भी आता है, वर्ड पैड भी आता है, वर्ड भी आता है, ये वन नोट भी आता है। और ऐसा कोई भी एडिटर जो आपको किसी भी टेक्स्ट को लिखने की सहूलियत देता है, उसे मॉडिफाई, अल्टर या डिजाइन उसके अंदर चेंज करने का ऑप्शन देता है, वो हर एक एडिटर एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, अब बात करते हैं कोड एडिटर की। कोड एडिटर स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो सोर्स कोड लिखने के लिए डिजाइन होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि सोर्स कोड क्या होता है, तो मैंने आई बटन पे एक वीडियो लगा रखी है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। और उसके अंदर मैंने डिफाइन भी किया है कि सोर्स कोड, इनपुट, आउटपुट, बाइट कोड या आउटपुट फाइल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आप पहले वो चीज़ चेक कर सकते हो, उसके बाद आप वापस इस वीडियो पर आ सकते हो। तो सोर्स कोड लिखने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं वो होते हैं हमारे कोड एडिटर। इनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू हम आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बड़े से बड़े प्रोग्राम को लिख सकते हैं या हम प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्टली काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती हैं, जो मैंने आपसे पहले भी बताया कि इनपुट या बाइट कोड, सोर्स कोड हम इन कोड एडिटर्स में लिखते हैं। उसके बाद हम उन्हें डीबग भी कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम उनका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं जो कि हमें विजिबल होगा किसी आउटपुट फाइल में या टर्मिनल में, या हमें एक बाइट कोड मिल जाएगा उसका, डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो
जो स्पेशल फीचर्स होते हैं इस कोड एडिटर एप्लीकेशन में, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि सबसे पहले हमारे पास होता है सिंटेक्स हाइलाइटिंग। सिंटेक्स हाइलाइटिंग वो फीचर होता है जिसके थ्रू आप कुछ भी अगर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी जिस पे भी आप काम कर रहे हो, अगर उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड आता है तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है, जिससे आपको ये समझ में आ जाता है या आपको ये पता चल जाता है कि ये जो कीवर्ड हमने यूज किया है ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड है, ना कि कोई जनरल वर्ड है। तो इससे क्या आपके एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो और भी कई सारे फीचर्स होते हैं जैसे कोड फोल्डिंग, ऑटो इंटेंडेशन या एक्सटेंशंस यूज करना अलग अलग फीचर्स के लिए, लिंटिंग वगैरह। ये सब क्या होते हैं ये जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे डिटेल पे बात करेंगे इसमें, बट अभी फीचर्स की लिस्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो एक नॉर्मल कोड एडिटर आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, वो ये है कि कोड एडिटर्स जनरली बहुत लाइट वेट होते हैं। ये बहुत कम स्पेस लेते हैं आपकी स्टोरेज में, आपके डिस्क पर, और ऑन एन एवरेज अगर कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मतलब एवरेज प्रोजेक्ट है उसके लिए परफेक्ट होता है काम करने के लिए। हाँ, हैवी प्रोजेक्ट्स पर जहाँ पे बहुत सारी कंप्यूटेशन है, जहाँ अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो हो रही हैं, जहाँ कंपाइलेशन का एक इशू है, मतलब पैरेलल कंपाइलेशंस होती हैं, उन जगहों पर कोड एडिटर को यूज करना एक सही ऑप्शन नहीं होता है। कारण ये है कि जहाँ पैरेलल कंपाइलेशंस होती हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे एक साथ मल्टीपल फीचर्स काम कर रहे हैं, उन जगहों पर टर्मिनल को मैनेज करना या कंपाइलर को मैनेज करना ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोड एडिटर्स बिकॉज लाइट वेट है तो सारा मैनेजमेंट एक तरीके से करना आपको ही पड़ेगा, वो सिर्फ आपको आउटपुट वैल्यूज रिटर्न करेंगे। इस वजह से वो लाइट वेट भी हैं, क्योंकि अगर वही चीजों को मैनेज करना शुरू कर देंगे, कंपाइलर को भी फॉर्मेट करना शुरू कर देंगे या आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से वो पूरा एक बिन डायरेक्टरी तैयार करेंगे, तो उन सारे केसेस में क्या होगा, कोड एडिटर्स हैवी हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इन जनरल अगर आप एक एवरेज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन तैयार, देखिए वेब एप्लीकेशन के केस में तो आप, मेरे हिसाब से अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वेब एप्लीकेशन के केस में अगर आप एक बहुत फीचर्ड एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं और अगर एक जनरल एप्लीकेशन बना रहे हैं जो आमतौर से यूज होती है, मतलब मैं यूसेज के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फीचर्स के हिसाब से। अगर आप एक जनरल फीचर्ड एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें 5, 10, 15, 20 या 50 तक फीचर्स हैं, आप आराम से कोड एडिटर पे काम कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन के केस में भले वो चाहे आप जेएस पे तैयार करें, नोड जेएस पे तैयार करें, पाइथन पे तैयार करें, फ्लास्क पे तैयार करें या किसी दूसरे फ्रेमवर्क, लैंग्वेज या प्रोसेस पे तैयार करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप पैरेलल कंपाइलेशंस में जैसे वेब सॉकेट्स पे काम कर रहे हैं या आप मान लीजिए सर्विस वर्कर्स पे काम कर रहे हैं या आप ऐसी एपीआईज पे काम कर रहे हैं जहां से डेटा एक तरफ से आपको मैनेज भी करना है, दूसरी तरफ से आपको स्टोर भी करना है और आउटपुट भी निकालना है, तो इस तरीके की जहां पे पैरेलल कंपाइलेशंस है वहां पर कोड एडिटर आपको जनरली एक, आप मान के चलो कि 70-80% ना आपको ये रहेगा कि शायद ये आउटपुट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूं आगे वीडियोस में मैं ये जरूर आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल पॉइंट कहां पे कोड एडिटर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि सब कुछ अगर कोड एडिटर करने लगेगा तो फिर आईडी की क्या जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये एक चीज है। लास्टली अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिंटेक्स हाईलाइट कोड एडिटर में, उसके बाद ये हो गया आपका कोड इंटेंडेशन हो गया, लिंटिंग एक्सेट्रा हो गया, ये सब, या आप सिंपल कह लो एक्सटेंशंस हो गए, ये सारे फीचर्स हैं। और सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये बहुत लाइट वेट होते हैं, आप इनको बहुत कम स्पेस लेते हैं, फटाफट आप इनको यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं होती है पार्शियली। ठीक है, मतलब ये मत मान लेना सर ने कहा था कि सेटअप करने की जरूरत नहीं तो कहीं सेटअप ही नहीं करना, ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। फिर आती है बात आईडीई की। देखिए भैया, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसके अंदर
इसका मतलब यही है कि सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको कंपाइलर भी इसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, डीबग भी यहीं कर सकते हो, उसकी लॉग फाइल भी यहीं बन जाएगी, उसकी एरर फाइल भी यहीं मिल जाएगी, आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो, राइट। और उसका आउटपुट तो ऑफकोर्स मिलेगा ही मिलेगा। प्लस सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पाइथन पे काम करते हैं फॉर एग्जांपल, और पाइथन का आपने एनवायरनमेंट सेट कर रखा है, और अब आपको फ्लास्क जो एक फ्रेमवर्क है पाइथन प्रोग्रामिंग में, जो वेब एप्लीकेशंस पे काम करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, अगर आपको उन पे काम करना है तो आपको अलग से कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, जैसे कि हमको एडिटर्स में करनी पड़ती है। तो मैं ये पहले पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ताकि मैं आपको फिर इसके बाद समझा सकूंगी जो मैं कह रहा था वो क्या चीज है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो हो रही थी बहुत लंबी, मतलब एडिट के बाद भी ये 25 मिनट तक जा रही है, उतना लंबा तुम लोग देखोगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में लॉन्च करेंगे, पार्ट 2 और 3 करके, जिसमें हम विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप कैसे करना है, अगले पार्ट में कैसे सेटअप करना है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है, और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या परफेक्ट सेटिंग होनी चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड में, ये देखेंगे। देखो मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, या कुछ जो एडवांस आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने जो है एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखे होंगे, जैसे कि एआई वाले एक्सटेंशंस, ब्लैक बॉक्स हो गया, आपका को पायलट हो गया, वो करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। बट मेरा कहना ये है कि एडवांसमेंट चाहे जितनी हो, बेसिक्स पता होने चाहिए। खुदा न खास्ता कल को अगर यही चीजें चेंज हो जाएं, जो कि आप जानते हैं कि चेंज होती हैं, ठीक है, तब आपको प्रॉब्लम ना आए। अभी से अगर आप यूज टू हो जाओगे हर ऑटोमेशन का, तो फिर मैनुअली आपको काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यही उद्देश्य है कि चीजें आपको समझ में आए, बाद में आप उसे फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए आपको जरूर यूज करना चाहिए एआई, और बाकी जो भी आपको हेल्पर्स मिलते हैं वो जरूर यूज करने चाहिए। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए, तो ये वो ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ ही ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। और गाइस मेहनत बहुत लगती है, लिटरली 2 दिन से शूट कर रहे हैं, और उसमें भी बहुत सारे एरर्स होंगे मुझे पता है, बट सपोर्ट करोगे तो अच्छे से काम हो पाएगा ना, थोड़ा मोटिवेट रहेंगे हम लोग भी। तो बताओ क्या है सीन, बाकी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन वो प्रेस कर दो, और वीडियो जो प्रीवियस वाली थी अगर नहीं देखा तो देख लो। इस सीरीज के अंदर हम सब कुछ कवर करेंगे डिटेल में बहुत आराम से, बट कोशिश ये करेंगे कि 9 से 10 मिनट की वीडियो रखें क्योंकि बहुत लंबी जा रही है, ठीक है। बाकी इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म पर है, जिसके लिए मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो पहली वीडियो थी चैनल पे उसमें मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। प्लस अगर आपको लगता है कि ये जो पेमेंट है ये ज़्यादा है, कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा हो सकती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ईएमआई ऑप्शंस भी हैं, तो आप ईएमआई का भी ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। डिटेल इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, प्लस क्रेडिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए थोड़ा सा हमने इस तरीके से रेट रखा हुआ है जिसमें आपको भी प्रॉब्लम ना हो और हम भी एडवांसमेंट की तरफ जा सकें और चीज़ों को इंक्लूड कर सकें, एम्बेडेड सिस्टम्स को भी इंक्लूड कर सकें। तो वो सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम।